स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि राकान और मोनार्च ऑफ आइस ने जिन्वो के ऊपर अटैक करके उसको मार दिया था। इसके बाद जिन्वो को जो ब्लैक हार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर जिन्वो के सामने काफी सारे इल्यूजन आते हैं और फिर जिन्वो के सामने एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में ये कोई और नहीं, द किंग ऑफ डेड एशबॉर्न है। तो आप लोग सोलो लेवलिंग इतने दिनों से देख रहे हैं तो आप लोग को एक कंफ्यूजन रहती होगी कि आखिरकार जिन्वू को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि जिन्वू के अलावा भी काफी सारे ई रैंक के हंटर्स एग्जिस्ट करते थे, यहाँ तक कि एस रैंक के और हाई लेवल के भी हंटर्स थे, लेकिन आखिरकार वो जिन्वू ही क्यों था जिसको चुना गया था। तो अब हम लोग को वो स्टोरी पता चलेगी एक्चुअल में जिन्वू को ही क्यों चुना गया था। जिन्वू एशबॉर्न की तरफ देखते हुए कहता है, ओ तो क्या यही है किंग ऑफ डेड, मौत का भगवान एशबॉर्न। जिन्वू से कहता है अगर तुम चाहो तो इस दुनिया में तुम अनंत तक रह सकते हो, तुम अमर हो जाओगे। ये एक ड्रीम की तरह है ना, एक बेहतरीन सपना जिससे हम कभी नहीं उठना चाहते। जिन्वू उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा सोचता है। इसके बाद जिन्वू उससे कहता है तो क्या तुम इस ट्रैप की बात कर रहे हो, ये इल्यूजन जो तुमने बनाया है। एशबॉर्न उससे कहता है कि नहीं, मैंने इस दुनिया को नहीं बनाया, इस दुनिया को बनाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इस दुनिया को तुमने ही बनाया है। ये बात सुन के जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या इस दुनिया को मैंने बनाया है। एशबॉर्न कहता है कि ये दुनिया तुम्हारे डिजायर और जो तुम्हारी गलतियां हैं जिसको कि तुम सुधारना चाहते थे उसका कॉम्बिनेशन है, और इन सब के साथ है मेरी पावर। इन सबको मिला के ये दुनिया बनी है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मेरी टेरिटरी है और ये इनफाइनाइट रेस्ट है, मृत्यु, डेथ, मौत। मैं तुमको काफी समय से देख रहा था, बहुत लंबे समय से, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आखिरकार मैं तुमको कितने समय से नोटिस कर रहा था, तुमको ही देख रहा था मैं। तुम हमेशा से ही मौत के काफी ज्यादा करीब थे, हमेशा से ही, लेकिन फिर भी तुम उसको रोक रहे थे, फिर भी तुम उसके खिलाफ थे। मैं तुम्हारे सारे स्ट्रगल्स को जानता हूँ, मैं गवाह हूँ तुम्हारे स्ट्रगल्स का, तुम्हारी उन कोशिशों का, तुम्हारे उन रिवॉर्ड्स का जो कि तुम्हें मिला है, तुम्हारे उन सेक्रीफाइस का। मैं ही मौत हूँ, मैं ही एटर्नल रेस्ट हूँ, और मैं ही हूँ भय, डर। मैं ही तुम हूँ, और मेरी टेरिटरी में, मेरी जगह पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो भी चाहो, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, जहां तुम सोच सकते हो वो सब कुछ, तुम वो सब कुछ कर सकते हो मेरी टेरिटरी में। और फिर जिन्वू अपने आप को ही, जो उसका ओल्ड वर्जन होता है, उसको देखता है जो कि तुरंत एक पौधे को पेड़ बना देता है। अब इस चीज को जिन्वू देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। एक्चुअल में ये सब कुछ इमेजिनेशन होती है, ये जिन्वू की इमेजिनेशन होती है। तुम चाहो तो मेरे जो सर्वेंट्स हैं, मेरे जो गुलाम हैं, तुम उन्हें अपना बना सकते हो, और मेरी पावर्स को तुम उनसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ पॉसिबल है तुम्हारी खुद की टेरिटरी में। पावर, किसी को भी क्रिएट करने की पावर, इस दुनिया को डिस्ट्रॉय और चेंज करने की। मैं ही हूँ मैक्सिमम पावर, मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसमें जिन्वू से कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी और तुम्हारी पावर जो है वो सेम है। एशबॉर्न उससे कहता है कि मैं इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, बहुत लंबे समय थे जब हम दोनों मिलेंगे। मैं हूँ शैडो मोनार्च, द किंग ऑफ डेथ, जो कि डेथ की पावर के ऊपर रूल करता है, और जो डार्कनेस, अंधेरे की सबसे ज्यादा गहराई है, वहां का मैं मालिक हूँ। जिसपे जिन्वू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार मुझे ही क्यों चुना गया था। एशबॉर्न उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा, अपनी शुरुआत और अपना अंत, और साथ में दिखाना चाहूंगा मैं तुमको तुम्हारी शुरुआत। इस तरफ हम लोग जिन्वू के शरीर को देखते हैं रियल वर्ल्ड में, जहां पर जिन्वू का शरीर एकदम सा फ्रीज सा हो गया था, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। राकान उसको देखते हुए कहता है पक्का ये मर गया है पक्का ये मर गया है। थॉमस एंड्रे, एस रैंक के हंटर, लेनहार्ट से कहते हैं कि ए हंटर, जिन्वू एकदम से डिसअपेयर हो गया है, क्या हुआ क्या है आखिरकार। जिसपे लेनहार्ट कहता है कि वो मिस्टर बिग चिल्लाते हुए कहते हैं कि नामुमकिन, तो अब ऐसा कोई नहीं बचा है जो कि इन मैजिकल बीस्ट को रोक सके। इस तरफ हम लोग उसी स्नाइपर को देखते हैं जिसको कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देखा था, जो कि छत के टॉप पे बैठा हुआ था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि डैट, मेरे को उस इंसान की बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, शायद अभी भी हम लोग इन लोगों को रोक सकते हैं अगर हम इन लोगों के ऊपर अटैक करें तो। नहीं 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 नहीं, हम लोग को इनको रोकना ही होगा। लेकिन यार, यहाँ तक कि नेशनल लेवल के हंटर भी इनको नहीं रोक पाए। लेकिन नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और इसीलिए वो चिल्लाते हुए सभी को अलर्ट करते हुए कहता है कि फायर, सभी लोग अटैक करो, एक साथ
सभी लोग मेरे सिग्नल के साथ एक साथ अटैक करो। हमारा जो टारगेट है वो मैजिकल बीस्ट है जिसके सफेद बाल हैं, उसके ऊपर अटैक करो। और तभी जो मोनार्च ऑफ आइस होता है वो कुछ नोटिस करता है। उसको जिन्वू की तरफ से एकदम से कुछ सेंस होता है, मानो जिन्वू जग सा गया हो। अब इस चीज को देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं, कैसे, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसके शरीर के आसपास कुछ तो मूवमेंट हो रही थी। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ आइस कहता है कि मेरे से ये मत बोलना। कि रकान चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, अबे हम लोग ये नहीं होने दे सकते, रोको उसको, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दोनों को दोनों जिन्वू की तरफ काफी ज्यादा तेज जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो दोनों दोनों अपने मन में इस समय यही सोच रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमको असली किंग को रोकना ही होगा, क्योंकि फेक किंग के मर जाने के बाद वही आएगा, हमें इसको रोकना ही होगा। और वो उसको जाके रोक पाता उससे पहले ही उसको कोई एक लात मारता है जिससे कि रकान की तो हालत खराब से हो जाती है। इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ आइस कहता है कि अब ये कौन है। तो एक्चुअल में कोई और नहीं, जिन्वू के फादर ही थे। रकान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और जिन्वू के फादर जिन्वू के आगे आ जाते हैं ताकि जिन्वू के ऊपर ये लोग अटैक ना करे, उसके सामने आते हैं। तो अब इन लोगों को अगर जिन्वू को हाथ लगाना भी है तो उसके फादर से लड़ना होगा और उनसे लड़ना कोई आसान बात नहीं है। और फिर जिन्वू के फादर अपने दोनों डैगर को हाथ में लेते हुए कहते हैं कि यहाँ से अब मैं संभालूंगा सब कुछ, और कोई भी इस बच्चे को टच भी मत करना। और इसके बाद ऐशबोर्न जो होता है जिन्वू को अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है दूसरी दुनिया में लाइट और डार्कनेस, उजाला और अंधेरा उस समय से एग्जिस्ट करते हैं जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और फिर एब्सोल्यूट बीइंग ने इन दोनों को अलग अलग बांट दिया और फिर उन्होंने लाइट से क्रिएट किया देवताओं को और अंधेरे को अलग कर दिया और उनसे बने सॉवरेजियंस। एब्सोल्यूट बिगिनिंग ने इन दोनों को दो अलग अलग चीजों में बांट दिया। एक थे भगवान देवता और दूसरे थे सॉवरेजियंस जो कि पैदा हुए थे इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और दूसरी तरफ देवता जो कि पैदा हुए थे इस दुनिया को मेंटेन करने के लिए। और इस तरीके की लगातार और कभी ना खत्म होने वाली वॉर को देखते हुए द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट वो एब्सोल्यूट बीइंग से पूछता है कि हमारे ईश्वर, आप अपने सबसे वफादार लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं जो आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और आप उन अनगिनत सोल्जर्स की चीखों को इस तरीके से क्यों इग्नोर कर दे रहे हैं जो कि आपके गर्व के लिए मर रहे हैं। प्लीज आप हमको इतनी ज्यादा ताकत दीजिए ताकि हम अपने ओपोनेंट को मार सकें, हम उनका सर काट कर आपके चरणों में चढ़ाएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और उस समय फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को रियलाइज हुआ कि एब्सोल्यूट बीइंग के लिए जो उनकी और सोवरिजन की लड़ाई हो रही है उनसे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। वो ये सारी फाइटें देखकर एंटरटेन करते हैं अपने आप को। और रूलर तो कभी चाहते ही नहीं है कि ये वॉर एंड हो, ये युद्ध कभी खत्म हो। रूलर ऐसा कभी चाहते ही नहीं है। अपनी भक्ति साबित करो। सभी ने अपने ब्लड और लाइफ के साथ और प्रतिज्ञा की कि वो एब्सोल्यूट बीइंग की सेवा करेंगे। वो अभी तक लॉ को मान रहे हैं, और जो लोग भी इस लॉ को, कानून को नहीं मानते हैं या उसको फॉलो नहीं करते हैं वो लोग कभी जिंदा वापस ही नहीं आते। लेकिन मरने वालों से मारने वालों की संख्या ज्यादा थी। भले ही वो कानून का पालन करें, उसको फॉलो करें, लेकिन फिर भी मौत उनका इंतजार कर रही है। और जब तक एब्सोल्यूट बीइंग रहेगा ये वॉर तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और इस युद्ध को, इस वॉर को खत्म करने के लिए जिसका कि शायद कोई मतलब ही नहीं था, उन लोगों के उसके खिलाफ जाना होगा। और फिर शुरुआत होती है विद्रोह की। ये विद्रोह की शुरुआत थी। वो उसे देख रहे हो तुम, वो मैं हूँ। मैं पास्ट वाला मैं इकलौता ऐसा देवता था जो कि उस विद्रोह के खिलाफ खड़ा था। लेकिन मेरे जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी, हमारे नंबर्स बहुत ही कम थे, और हम लोग क्या ही कर पाते। हम लोगों का मौत करीब था। और जब मैंने सोचा कि ये मेरा अंत है, और मुझे लगा कि शायद ये मेरा अंत है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं डार्कनेस के अंदर था, एक गहरा अंधेरा। और तब मैंने रियलाइज किया कि असल में एब्सोल्यूट बीइंग ने मेरे अंदर कुछ पावर छुपा दी। और इसके बाद वो बोलता है अराइज, और उसके अराइज बोलते ही उसके जो मरे हुए लोग थे वो सभी के सभी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। एक तरह से वो ऐशबोर्न की शैडो सोल्जर बन जाते हैं। ऐशबोर्न आगे बताता है, और मैं फिर से खड़ा हुआ और मैंने अपनी एक नई आर्मी बनाई। मैं अपनी नई आर्मी के साथ फिर से युद्ध में तैयार था, उनसे युद्ध करने के लिए। और ये युद्ध चलता रहा। मैंने ये लड़ाई दोबारा से लड़ी, लेकिन जब मैं वापस पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था।